हाँ, तो जैसा कि विदित है कि संडे स्पेशल में आज हम लोग का टॉपिक है शिक्षा नीति 2020, जिस पर अपने अपने विचार और उसमें क्या तथ्यात्मक बातें और क्या बातें बताई गई हैं उस पर बात करना और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करना, ये विषय हम लोग का। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि महात्मा गांधी शिक्षा के विषय में कहा करते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य आदमी और बालक के मन, आत्मा और शरीर का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास है। कहीं ना कहीं ये बातें हमें नई शिक्षा नीति 2020 में प्रतिबिंबित हुई नज़र आती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी हमारे सर्वांगीण विकास और सर्वोत्कृष्ट विकास करने का काफ़ी सारा अवसर देती है, जो आगे तथ्यात्मक बातों या फिर बातों में आपको पता चल जाएगा। शिक्षा नीतियाँ क्या होती है? शिक्षा नीति एक ढांचा होता है, जैसा कि हमारा संविधान का ढांचा है, जिसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संचालित होती है। एक प्रारूप होता है नीति नियमों का कि कैसे कार्य करेंगे। उसी प्रकार शिक्षा नीति होती है कि देश में कैसे एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर तक शिक्षा की नीतियाँ होंगी और क्या हायरार्की होगा, किस समय किस बच्चे को क्या देना है, ये शिक्षा नीतियाँ होती हैं। शिक्षा नीति ही है जो कई देशों को महान बनाती है, बिना रिसोर्सेस, केवल सिस्टम, केवल पॉलिसी के दम पर। जैसे कि जापान और इजराइल को हम देखें तो शिक्षा की नीति के दम पर ही विश्व में अग्रणी हैं वो लोग। और ये बात आती है कि पिछली नीतियाँ में ऐसा क्या नहीं थी जो नई नीति बनाने की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि नई शिक्षा नीति हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे के कस्तूरी रंजन ने बनाई। काफ़ी अब तक की सबसे बड़ी कमेटी थी और काफ़ी दिनों तक इन्होंने शोध किया, समाज के व्यवहारिक पक्ष को जाना और क्या बच्चों के लिए व्यवहारिक हो सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हो सकती हैं। पहले की नीतियों में तथ्य और सिद्धांत बहुत ज़्यादा था, वो तो इन्होंने रखा ही, लेकिन उसका व्यवहार बच्चों में कैसे हो पाए इस पर खासा जोर इन्होंने दिया। तो बात करते हैं अब इसकी ज़रूरी क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास, मतलब भारत के आसपास विश्व में शिक्षा जो है, शिक्षा को जो भी अग्रणी देश हैं, विकासशील देश हैं या फिर विकसित देश हैं, तो शिक्षा को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिए। और तो रोजगार परक शिक्षा हो गई और जिससे वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। तो इसको ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति को भी रोजगार परक जोड़ने का और अर्थव्यवस्था, शिक्षा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया गया है। और बदलते विश्व में जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, नई नई चीज़ें, नए नए नवाचार, नए नए शोध हो रहे हैं, उनको जोड़ने का काम इसमें किया गया है, इसलिए ये ज़रूरी है। अब बात आते हैं कि नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है। पहले शिक्षा का मॉडल 5+3+4 था और उस डिज़ाइन को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें 5 का मतलब इसमें यह है कि पहले 3 साल बच्चे के फाउंडेशनल कोर्स होंगे। बच्चे उसमें आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे और खेलेंगे, बैठना, उठना, चलना सीखेंगे। मतलब उनमें फिजिकल, स्कूल के प्रति रुचि पैदा होगी, स्कूल उनके लिए आनंद का विषय होगा, जिससे पहले ही उनके चित्त में ये बात बैठ जाए कि स्कूल हम लोग के लिए आनंद का विषय है, कोई बोझ नहीं है, रुचि डेवलप करने के लिए। क्योंकि एक बार जब आपके चित्त में कोई बात अवचेतन में बैठ जाती है तो फिर आने वाली राहें आसान हो जाती हैं। फिर 5 में जो 2 साल हैं वो प्री प्राइमरी का साल है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की शिक्षा ली जाएगी। इसमें बच्चे को बोलना और उंगली पकड़ाकर सिखाना या फिर जो भी घर में माएँ कराती हैं उस प्रकार की शिक्षा स्कूलों द्वारा दी जाएंगी। ये हो गया प्री प्राइमरी की शिक्षा। अब आते हैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षा, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की शिक्षाएं दी जाएंगी। इसमें बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ाने का प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई जाएंगी और एग्ज़ाम्स उनके क्या बोलते हैं कि केवल लिखने पर नहीं, मतलब केवल रीडिंग पर उनके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स डिसाइड नहीं होंगे। उनके होल व्यवहारिक पक्ष क्या रहे हैं और
बच्चों को खेल के प्रति, नृत्य संगीत के प्रति, को करिकुलर एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ इनको इन सब सारी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हम 3 जो कि है हमारा माध्यमिक शिक्षा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें वोकेशनल कोर्स जोड़ दिया गया है और कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चे वोकेशनल कोर्स में व्यावसायिक शिक्षा ले पाएंगे। उनके मूल स्वभाव क्या हैं, मूल रुचियाँ क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में आखिर में करना क्या चाहते हैं, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर माली कारपेंटर बनना चाहते हैं। वो मूल प्रवृत्तियाँ उनमें आएंगी और उनको ताकि आगे की राहें आसान ना, बल्कि ना इनको केवल सिखाया जाएगा बल्कि इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। ये बात रही माध्यमिक और भेजा जाएगा, ये बात रही माध्यमिक शिक्षा की। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग कक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 की बात कही गई है। पहले ये था कि पहले स्ट्रीम की बाध्यता थी हमारे यहाँ, अब स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं है। जिस भी लड़कों को जिस क्षेत्र की चुनी हुई सब्जेक्टें अच्छी लगती हैं वो अपने चुनी हुई विषय पढ़ सकते हैं। अगर कोई गणित के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चाहता है तो पढ़ सकता है। इससे बच्चों में ये आएगा कि पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी और कंप्लीट पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट, इस पर उनकी कंप्लीट इन्हेंसमेंट पर्सनालिटी बढ़ेगी और वो लोग पढ़ाई को अपनी नई धार दे पाएंगे। अब आते हैं हम लोग उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि पहले ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का हुआ करता था, अब कंप्लीट ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो गया है। इसको भी कई क्रेडिट कई स्तरों में बांटा गया है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर करते हैं, मतलब 1 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट के नाम से बोला जाएगा। 2 वर्ष का करते हैं तो डिप्लोमा, 3 वर्ष का करते हैं तो डिग्री और 4 वर्ष का करते हैं तो फिर उसको रिसर्च बोला जाएगा। उच्च शिक्षा में पहले जैसा कि हमारी शिक्षा नीति का टारगेट है, उस शिक्षा में पहले 26.3% केवल सकल मतलब इनरोलमेंट रेशियो थे, क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उसको 50% करने का लक्ष्य किया गया है। और उच्च शिक्षा में तो आपको इंस्टीट्यूट में जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें 3.5 करोड़ सीट्स बढ़ाने की मांग की गई है शिक्षा नीति में। और उच्च शिक्षा नीति आपको, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी सर्विस सेक्टर में, सरकार के सर्विस सेक्टर में फॉर्म्स आती हैं तो उसमें फॉर्म की बाढ़ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमें स्किल्स की कमी थी। लेकिन उच्च शिक्षा आपको स्किल्स का भरपूर मौका देता है, क्योंकि ये डिप्लोमा भी कराता है आपका। डिप्लोमा के बाद भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिससे सर्विस सेक्टर में फॉर्म्स की बाढ़ जो आ रही थी वो कम होंगी। और कंप्लीट ग्रेजुएशन अगर आप 4 साल का करते हैं तो आपको परा स्नातक करने में केवल 1 साल करने पड़ेंगे। परा स्नातक के बाद आपको एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमफिल की बाध्यता हटा दी गई है पीएचडी करने के लिए, जिससे बच्चे कम समय में पीएचडी कर पाएंगे और सेवा दे पाएंगे। और ढांचागत परिवर्तन भी बहुत सारे हुए हैं। सबसे पहले गवर्निंग बड़ी बनाया गया है कई विभागों में। पहले ये था कि एक ही विभाग सारा काम संभालता था, चाहे वो स्कॉलरशिप का काम हो, चाहे वो फी डिसाइड करने का काम हो, करिकुलम डिसाइड करने का काम हो। लेकिन आप अभी सबके लिए अलग अलग गवर्निंग बॉडी है, जिससे काम का बोझ कम हुआ है। अलग अलग सेक्टर अपने अपने तरीके और अपने अपने पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे ताकि काम आसान हो जाएगा। और दूसरा परिवर्तन ये हुआ है, दूसरा लक्ष्य ये रखा गया है कि पहले 2030 तक 100% सकल एडमिशन का जो रेशियो है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
अब देखते हैं कि इसका शिक्षा नीति के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स इसमें ये हैं कि पहले सबसे बड़ी बात तो इसमें 6% जीडीपी का 100% जीडीपी में 6% जीडीपी देने की बात कही गई है। और जो प्राइवेट स्कूलों को पैसे का प्राइवेट स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों में फी रखने का जो मानक था वो अब सरकारें तय करेंगी। पहले मनमानियाँ बहुत होती थी, अब सरकारें तय करेंगी कि ये वो समावेशी विकास के नज़रिए से देखें तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और तीसरी इसमें बड़ी बात ये है कि बच्चे को 3 से 18 वर्ष तक आप देखें तो कंप्लीट पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट की बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी या फिर हमारी सरकारें बात करती हैं आत्मनिर्भर, तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता शिक्षा नीति हमारा नज़रिया देता है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो शिक्षा नीति पूर्ति करती हुई दिख रही है। बहुत सारी बातें। और इसमें चुनौतियाँ इसका क्या क्या है। सबसे पहले तो चुनौतियाँ इसकी ये है कि भाषाई जो विविधता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सरप्लस पॉइंट है। सॉरी मैं चुनौतियाँ में हमारा ये है कि साउथ के जो जितने भी स्टेट हैं उनका क्लेम है कि भाषा का संस्कृताइजेशन किया जा रहा है त्रिभाषा सूत्र के द्वारा। तो ये पहला क्लेम है। शिक्षा महंगी होगी क्योंकि इंग्लिश स्कूल वाले केवल इंग्लिश ही पढ़ाएंगे अपना। और तीसरी बात ये है कि इसमें भाषा बच्चों पर भाषा बोझिल बना दिया गया है, क्योंकि 5वीं क्लास तक केवल बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना, उसके बाद भाषा का इंग्लिश में चेंजिंग करना है काफ़ी थोड़ा सा बोझिल हो जा रहा है। कुल मिलाकर देखें निष्कर्ष तो ये है कि नई शिक्षा नीति हमारा आने वाले भविष्य को बहुत अच्छी रूपरेखा देती है और आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनने के लिए एक अच्छा नज़रिया प्रस्तुत करती है। मस्त, धन्यवाद। यार बड़ी खराब है।